नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की दुनिया में आंकड़ों की भूमिका पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री है जो असल में एक बायोस्टैटिस्टिक्स यानी जैव सांख्यिकी की किताब के अभ्यास प्रश्नों पर आधारित है। तो आज का मिशन ये है कि इन उदाहरणों के जरिए हम ये समझें कि ये सांख्यिकी के तरीके असल जिंदगी में डॉक्टरों और स्वास्थ्य नीतियां बनाने वालों के लिए कैसे काम आते हैं। ये सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं है ना, है ना? बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ गणित की एक शाखा नहीं है। ये वो जरिया है जिससे हम स्वास्थ्य से जुड़े डेटा को समझ पाते हैं, उससे मतलब निकाल पाते हैं। अच्छा। चाहे वो किसी नई दवा का असर जानना हो, या किसी बीमारी के फैलने का पैटर्न समझना हो, या फिर ये तय करना हो कि कौन सी स्वास्थ्य योजना ज्यादा कारगर है, इन सब के पीछे बायोस्टैटिस्टिक्स ही है। ये हमें अटकलों से आगे बढ़कर सबूतों के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम स्वास्थ्य डेटा की बात करते हैं तो वो कई तरह का हो सकता है। हाँ। स्रोत हमें दो मुख्य प्रकार बताते हैं, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, जिसे नापा जा सके। हाँ। और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, जो किसी गुण या श्रेणी को बताएं। हाँ, जैसे किसी मरीज की उम्र, उसका वजन या ब्लड प्रेशर का लेवल, ये सब मात्रात्मक है क्योंकि ये संख्याएं हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीज का ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ या ए बी, या उसे कोई खास बीमारी है या नहीं, हाँ या नहीं, ये गुणात्मक है। ये हमें अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। डेटा किस प्रकार का है ये जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि उसका विश्लेषण कैसे करना है। और जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, मान लीजिए सैकड़ों मरीजों का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड, तो उसे देखकर कुछ समझना मुश्किल होता है ना? यहीं पर डेटा को व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल। यहीं पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवृत्ति वितरण जैसी चीजें काम आती हैं। हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। जैसे कितने मरीजों का ब्लड प्रेशर 120-130 के बीच है, कितनों का 130-140 के बीच, वगैरह। इससे हमें डेटा के फैलाव का अंदाजा लगता है। और फिर इस डेटा को दिखाने के तरीके भी होते हैं ताकि पैटर्न आसानी से दिख जाएं। मैंने स्रोतों में हिस्टोग्राम और बार चार्ट का जिक्र देखा। इनमें क्या फर्क है और ये कैसे मदद करते हैं? अच्छा सवाल है। मात्रात्मक डेटा, खासकर जब वो लगातार हो, जैसे ऊंचाई या वजन, तो उसे दिखाने के लिए हिस्टोग्राम बहुत उपयोगी है। इसमें बार एक दूसरे से सटे होते हैं और दिखाते हैं कि डेटा किस रेंज में कितना केंद्रित है। हाँ, सटे हुए बार्स। जैसे स्रोतों में क्रिएटिनिन लेवल के डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाने का उदाहरण था। उसे एक नजर में पता चल जाता था कि ज्यादातर लोगों का लेवल किस रेंज में है। ठीक है। वहीं बार चार्ट गुणात्मक डेटा या अलग-अलग श्रेणियों की तुलना करने के लिए बेहतर है। इसमें बार के बीच गैप होता है। जैसे एक उदाहरण था, भारत में नसबंदी कार्यक्रम के लक्ष्य और असल में कितनी नसबंदियां हुई, इसकी तुलना करना। हाँ, वो मैंने देखा। बार चार्ट से साफ दिख जाता है कि किस साल लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि कैसी रही। इसी तरह अगर हमें देखना हो कि समय के साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) के मामलों में क्या बदलाव आया, तो लाइन चार्ट बहुत प्रभावी होता है। ये रुझान दिखाता है। ठीक है, तो हमने डेटा को इकट्ठा किया, उसे प्रकार के हिसाब से बांटा और ग्राफ के जरिए देख भी लिया। लेकिन अक्सर हमें एक सिंगल नंबर चाहिए होता है जो पूरे डेटा सेट का प्रतिनिधित्व करे, जिसे शायद औसत कहते हैं। हाँ, औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी के माप इसमें मदद करते हैं। सबसे आम है माध्य, यानी सभी वैल्यूज को जोड़कर कुल संख्या से भाग देना। जैसे स्रोतों में कुछ शहरों की स्टिल बर्थ रेट, मृत जन्म दर का माध्य निकालने का उदाहरण था। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि औसतन दर क्या है। लेकिन कभी-कभी माध्य अकेली पूरी कहानी नहीं बताता। मतलब माध्य से क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये है कि अगर डेटा में कुछ बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज, जिन्हें आउटलायर्स कहते हैं, हो, तो माध्य उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए किसी मोहल्ले में 9 लोगों की सालाना आय 5 लाख है और एक व्यक्ति की 5 करोड़। अच्छा। तो औसत आय बहुत ज्यादा आएगी, जो ज्यादातर लोगों की असलियत नहीं दर्शाएगी। ऐसी स्थिति में माध्यिका यानी डेटा को क्रम में लगाने पर बीच वाली वैल्यू ज्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकती है। मोड यानी सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू भी कभी-कभी उपयोगी होती है। अच्छा, ये तो हुई बीच की वैल्यू की बात। लेकिन जैसा आपने पहले ब्लड प्रेशर का उदाहरण दिया था, सिर्फ औसत जानना काफी नहीं।
ये भी जानना जरूरी है कि डेटा कितना फैला हुआ है, यानी उसमें उतार चढ़ाव कितना है। बिल्कुल सही। इसे कहते हैं परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी या फैलाव, डिस्पर्जन। मान लीजिए 2 दवाओं का औसत असर एक जैसा है, पर एक दवा का असर लगभग सभी मरीजों पर एक समान है, जबकि दूसरी दवा का असर कुछ पर बहुत ज्यादा और कुछ पर बहुत कम है। ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। इसके लिए रेंज, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का अंतर, स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन एसडी जैसे माप इस्तेमाल होते हैं। एसडी हमें बताता है कि औसतन डेटा पॉइंट्स अपने माध्य से कितनी दूर है। एसडी जितना कम, डेटा उतना कम फैला हुआ है, मतलब ज्यादा कंसिस्टेंट है। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी का भी जिक्र देखा। ये क्या चीज है और एसडी से कैसे अलग है? एक उदाहरण था बच्चों और वयस्कों के ब्लड प्रेशर की तुलना का। बच्चों का औसत बीपी 100 और एसडी 8, वयस्कों औसत 120 एसडी 12 से कम था। तो क्या इसका मतलब बच्चों में बीपी कम बदलता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है और यहीं पर सीवी की अहमियत समझ आती है। सिर्फ एसडी देखकर तुलना करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब औसत माध्य अलग-अलग हो, जैसा इस उदाहरण में है। सीवी हमें सापेक्ष परिवर्तनशीलता, रिलेटिव वेरिएबिलिटी बताता है। इसे निकालने का तरीका है एसडी बटा मीन इंटू 100। ये प्रतिशत में आता है। अच्छा, परसेंटेज में? हाँ, तो बच्चों के लिए CV इज इक्वल टू 8 डिवाइडिंग बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 8%। वयस्कों के लिए CV इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाय 120 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। ओह, अब देखिए, CV की मदद से हम कह सकते हैं कि अपने औसत ब्लड प्रेशर के मुकाबले वयस्कों में बच्चों की तुलना में थोड़ी ज्यादा सापेक्ष परिवर्तनशीलता है, 10% बनाम 8%। CV हमें अलग-अलग इकाइयों या अलग-अलग औसत वाले समूहों की परिवर्तनशीलता की तुलना करने का एक मानकीकृत तरीका देता है। ये तो बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो हमने डेटा को समझना और उसका सारांश निकालना सीख लिया। लेकिन चिकित्सा में हम अक्सर पूरी आबादी, पॉपुलेशन, जैसे देश के सभी डायबिटीज मरीजों का अध्ययन नहीं कर सकते। ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो हम एक छोटा समूह लेते हैं, जिसे सैंपल, नमूना कहते हैं। पर हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये छोटा सा सैंपल पूरी आबादी की सही तस्वीर पेश करें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहीं पर रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक नमूनाकरण जैसी तकनीकें काम आती हैं। इसका मूल सिद्धांत यह है कि आबादी के हर सदस्य के सैंपल में चुने जाने की बराबर संभावना हो। इससे सैंपल के बायस होने का खतरा कम हो जाता है और संभावना बढ़ती है कि सैंपल पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, मान लिया हमने एक अच्छा सैंपल ले लिया और उसका औसत निकाल लिया। लेकिन ये तो सिर्फ सैंपल का औसत है। हम पूरी आबादी के औसत के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या सैंपल का औसत ही आबादी का औसत मान लें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हर सैंपल थोड़ा अलग होगा। अगर हम एक ही आबादी से कई सैंपल लें तो हर सैंपल का औसत थोड़ा अलग-अलग आएगा। यहीं पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, SE, या माध्य की मानक त्रुटि का कॉन्सेप्ट आता है। SE, ओके। SE हमें बताता है कि सैंपल का औसत असल आबादी के औसत से कितना अलग होने की संभावना है। ये एक तरह से हमारे सैंपल औसत की विश्वसनीयता का माप है। SE जितना कम होगा, हमारा सैंपल औसत उतना ही ज्यादा भरोसेमंद माना जाएगा। तो क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा ही है? जी। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन SD और SE बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक स्कूल के 100 बच्चों की ऊंचाई मापते हैं। SD हमें बताएगा कि उन 100 बच्चों की ऊंचाई आपस में कितनी अलग-अलग है, यानी उस सैंपल के अंदर कितना फैलाव है। सैंपल के अंदर का फैलाव। हाँ, वहीं SE हमें बताएगा कि इन 100 बच्चों का जो औसत ऊंचाई आई है, वो पूरे स्कूल के सभी बच्चों की असल औसत ऊंचाई के कितना करीब होने की संभावना है। ऐसी सैंपल के आकार पर भी निर्भर करता है। जितना बड़ा सैंपल, उतना छोटा SE, यानी उतना ही ज्यादा भरोसा सैंपल औसत पर। अच्छा, तो SD डेटा का फैलाव बताता है और SE औसत के अनुमान का फैलाव या उसकी सटीकता। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा।
और इसी एसई का इस्तेमाल करके वो कॉन्फिडेंस लिमिट्स या विश्वास सीमाएं तय की जाती हैं जिनके बारे में हम अक्सर रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लिमिट्स हमें एक रेंज जैसे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देती हैं, जिसके भीतर हम काफी हद तक आश्वस्त हो सकते हैं कि पूरी आबादी का वास्तविक औसत मान स्थित है। ये हमें सैंपल के नतीजों के आधार पर आबादी के बारे में अनुमान लगाने का एक तरीका देता है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद मेडिकल रिसर्च में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, समूहों की तुलना करना। क्या नई दवा पुरानी से बेहतर है? क्या स्मोकिंग करने वालों को फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा ज्यादा है? क्या शहर में रहने वालों को गांव वालों से ज्यादा डायबिटीज होती है? इन सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हम परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। हम शुरुआत एक नल हाइपोथेसिस से करते हैं, जो आमतौर पर ये मानती है कि कोई अंतर नहीं है या कोई संबंध नहीं है, जैसे नई दवा पुरानी दवा से बेहतर नहीं है। अच्छा, कोई अंतर नहीं। हाँ, फिर हम अपने सैंपल डेटा का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या सबूत इतने मजबूत हैं कि हम इस कोई अंतर नहीं वाली बात को खारिज कर सकें। विषय ये सबूत कितने मजबूत हैं कैसे तय होता है? इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के डेटा की तुलना कर रहे हैं। जैसे अगर हम दो समूहों के औसत मिन्स की तुलना कर रहे हैं, जैसे पुरुषों और महिलाओं की औसत ऊंचाई या इलाज से पहले और बाद में ब्लड प्रेशर, तो हम आमतौर पर टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टी टेस्ट, हाँ। अगर हम दो समूहों के अनुपात, प्रोपोर्शंस या कैटेगरीज की तुलना कर रहे हैं, जैसे क्या टीका लगाए गए और नहीं लगाए गए बच्चों में बीमारी की दर अलग है, या क्या किसी खास आदत जैसे धूम्रपान और किसी बीमारी जैसे कैंसर के बीच कोई संबंध है, तो हम काई स्क्वायर, ची स्क्वायर टेस्ट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। टी टेस्ट में भी मैंने पेयर्ड और अनपेयर्ड का जिक्र देखा। इनमें क्या अंतर है? ये अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन समूहों की तुलना कर रहे हैं। अनपेयर्ड टी टेस्ट तब इस्तेमाल होता है जब आप दो अलग-अलग स्वतंत्र समूहों की तुलना कर रहे हो। जैसे स्रोतों में एक उदाहरण था सामान्य बच्चों और कुपोषित बच्चों के सीने की परिधि की तुलना करना। ये दो अलग समूह हैं। हाँ, अलग-अलग बच्चे। पेयर टी टेस्ट तब इस्तेमाल होता है जब आप एक ही समूह के लोगों पर दो अलग-अलग समय पर माप ले रहे हों, जैसे इलाज से पहले और बाद में, या दो संबंधित मापों की तुलना कर रहे हों, जैसे क्या किसी दवा से लोगों का ब्लड प्रेशर कम हुआ। यहां आप उसी व्यक्ति के दवा लेने से पहले और बाद के बीपी की तुलना करेंगे। ये माप पेयर्ड है। अच्छा, मतलब एक ही व्यक्ति पर दो बार माप। समझ गया। हाँ। और काई स्क्वायर टेस्ट ये कैसे काम करता है? स्रोतों में इसके बहुत सारे उदाहरण थे। गर्भ निरोधक और हाइपरटेंशन, ट्रेनिंग और चोटें, लिंग और दांतों की कैविटी, टीकाकरण का असर, सामाजिक स्थिति और खुजली, मां की शिक्षा और स्टिल बर्थ। ये लिस्ट तो काफी लंबी थी। उदाहरण के लिए, क्या टीका लगवाना हाँ नहीं और बीमारी होना हाँ नहीं एक दूसरे से जुड़े हैं? काई स्क्वायर टेस्ट हमें ये देखने में मदद करता है कि जो संबंध हमें सैंपल में दिख रहा है, क्या वो वास्तविक है या सिर्फ संयोग से ऐसा हो गया है। ये हमें बताता है कि क्या टीकाकरण वास्तव में बीमारी के खतरे को कम करता है, या क्या माँ की शिक्षा का स्तर बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये हमें सिर्फ किस्से कहानियों से आगे बढ़कर डेटा आधारित सबूत देता है। तो ये टेस्ट सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देते हैं कि संबंध है या नहीं, या ये भी बताते हैं कि संबंध कितना मजबूत है? गैर मौजूदगी की सांख्यिकीय महत्व बताता है। अगर हम दो मात्रात्मक चरों जैसे दवा की खुराक और ब्लड प्रेशर में कमी के बीच संबंध की मजबूती और दिशा जानना चाहते हैं, तो हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। कोरिलेशन, हाँ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R हमें बताता है कि संबंध कितना सीधा, लीनियर है, -1 से +1 के बीच। +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव संबंध, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव संबंध, एक बढ़े तो दूसरा घटे। और 0 मतलब कोई सीधा संबंध नहीं। और रिग्रेशन वो क्या है? कोरिलेशन हमें संबंध की मजबूती बताता है, जबकि रिग्रेशन हमें उस संबंध का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी करने में मदद करता है। जैसे अगर हमें पता है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा और फ्लोरोसिस इंडेक्स के बीच संबंध है, जैसा एक उदाहरण स्रोत में था, तो रिग्रेशन समीकरण हमें बता सकता है कि अगर फ्लोराइड की मात्रा इतनी हो तो फ्लोरोसिस इंडेक्स कितना होने की उम्मीद है। अच्छा, भविष्यवाणी के लिए। हाँ, ये योजना बनाने और हस्तक्षेप करने में बहुत मददगार हो सकता है।
आखिर में स्रोतों में वाइटल स्टैटिस्टिक्स यानी जन्म मृत्यु के आंकड़ों का भी जिक्र था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स किसी भी आबादी के स्वास्थ्य की नब्ज होते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, बीमारी की दर, मोबिडिटी रेट, किसी बीमारी से मृत्यु का अनुपात, केस फैटेलिटी रेट, ये सब आंकड़े हमें बताते हैं कि आबादी कितनी स्वस्थ है, कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं प्रमुख हैं और स्वास्थ्य कार्यक्रम कितने प्रभावी हो रहे हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना और निगरानी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये सभी तरीके, टेस्ट्स और ग्राफ क्या बताते हैं? सार ये है कि बायोस्टैटिस्टिक्स हमें स्वास्थ्य डेटा के समंदर से मतलब निकालने के लिए ज़रूरी औजार देता है। ये हमें डेटा को ठीक से इकट्ठा करने, उसे समझने लायक बनाने, उसमें पैटर्न और संबंध ढूंढने और नतीजों को भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। ये सिर्फ अकादमिक कसरत नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये सबूत आधारित चिकित्सा यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का आधार है। यानी इलाज और स्वास्थ्य संबंधी फैसले भावनाओं या अंदाजों पर नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हों। प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां बनाने, बीमारियों की रोकथाम करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स अनिवार्य है। ये हमें डेटा में छिपी सच्चाइयों को उजागर करने की ताकत देता है। वाकई, ये सोचना दिलचस्प है कि जब भी हम स्वास्थ्य से जुड़ी कोई खबर पढ़ते हैं, किसी नई रिसर्च के बारे में सुनते हैं या डॉक्टर कोई सलाह देते हैं, तो उसके पीछे अक्सर इस तरह का जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण छिपा होता है। शायद अगली बार जब हम ऐसा कुछ देखें या सुने, तो एक पल रुककर सोचें, इस नतीजे पर पहुंचने के लिए डेटा का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा और क्या वो तरीका हमें भरोसे के लायक लगता है? ये सवाल हमें जानकारी को ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर सकता है।